हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात किया था कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। जहां तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था आवेश क्या होता है, आवेश का गुण क्या है और इसके ऊपर कितना ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। आवेश का जो ऐसा मात्रक है इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे कि टोटल का टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उतना में कितना न्यूमेरिकल्स हो सकता है पॉसिबल और कितना ऑब्जेक्टिव उसमें पॉसिबल है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव 50% पूछता है। जैसे फिजिक्स टोटल 70 नंबर का रहा था, जिसमें से 30 नंबर तो प्रैक्टिकल की बात किए थे। तो 70 नंबर में जो 35 नंबर आता है मतलब 70 का 50% हो गया, तो 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो इसीलिए अच्छे से सबको ध्यान देना है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्टिव जितने भी लिख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आप नोट करो, उसके बाद उसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करो। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि आवेश कैसे मात्रक क्या होता है। तो पहला जो है फैराड है, दूसरा है कूलम, तीसरा है ओम, चौथा है एम्पियर। इसमें से आवेश का जब ऐसे मात्रक की हम बात किए थे तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। तो आवेश का जो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसका आता है तो Q इक्वल टू आई टी होता है। मतलब कि आवेश बराबर धारा गुना समय। क्या होता है? धारा गुना समय। तो धारा गुना समय को क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। तो धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो 1 एम्पियर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? 1 कूलम। जितने भी वैज्ञानिक के नाम से मात्रक होते हैं वो उसके सम्मान में रखे जाते हैं। तो मतलब कि 1 एम्पियर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कूलम। तो आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। इसका जो संकेत होता है कैपिटल सी होता है। और किसी भी वैज्ञानिक के नाम से अगर मात्रक है, अगर हम सिर्फ संकेत का यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर, जैसे मान लेते हैं 5 कूलम तो लिखेंगे 5 कूलम। तो 5 न्यूटन, न्यूटन कैपिटल लेटर का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहला। अब दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम तो ऐसा ही पद्धति में हो गया भाई, तो न्यूटन तो होगा नहीं, वोल्ट तो होगा नहीं, तो कौन सा हो गया? स्टेट कूलम। तो सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। तो सीजीएस पद्धति का है क्लास 11th और 9th में जो टॉपिक है मात्रकों की जो पद्धति है, उसमें जैसे एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस का सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड। मतलब कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, पहला वाला लंबाई का, दूसरा वाला द्रव्यमान का ग्राम और तीसरा वाला समय का सेकेंड होता है। और हम लिखे थे कॉन्सेप्ट में, हम बताए थे कि सीजीएस पद्धति में जो आवेश है उसका मात्रक स्टेट कूलम होता है, जिसको शॉर्ट में ईएसयू भी हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको शॉर्ट में हम क्या ईएसयू बोलते हैं। इसका पूरा नाम स्टेट कूलम हो गया। मतलब कि सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम का दूसरा भी नाम होता है फ्रैंकलिन, इसका दूसरा नाम है। ठीक है ना, स्टेट कूलम का दूसरा नाम फ्रैंकलिन है, उसी के नाम से ही जाना जाता है स्टेट कूलम। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं इसका कॉन्सेप्ट हम लिखाए थे इसका कि 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर 9 ESU स्टेट कूलम होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि 3 इंटू 10 पे पावर इतना, तो ये हो गया ऑप्शन। ठीक है ना, तो 3 इंटू 10 पे पावर 9 क्या हो गया? ESU हो गया स्टेट कूलम। एक कूलम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी। अब इसका उल्टा भी पूछ सकता है। ये कैसे उल्टा पूछेगा? तो बोलेगा कि 1 ESU में कितना कूलम होता है। इसको उल्टा करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ध्यान से देखना कि 3 इंटू 10 पे पावर 9 ESU इक्वल टू 1 कूलम होता है। ठीक है ना, इक्वल टू कितना कूलम होता है? 1 कूलम। तो 1 ESU में कितना कूलम होगा? 1 ESU में कितना होता है? जैसे हम निकालते हैं यूनिटरी मेथड, एक एक नियम का यूज करते हैं, वैसे ही यहां भी है। जैसे मान ले कि 10 पेन का दाम 5 रुपया है तो एक पेन का दाम कितना? डिवाइड मारेंगे, डिवाइड किया जाता है। तो एक ESU में कितना होगा? तो 1 कूलम, तो 1 कूलम अपन कितना? 3 इंटू 10 पे पावर 9। तो ये 10 पे पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो ये 1 अपन 3 हो जाएगा। तो 10 पे पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि अगर 1 ए पे पावर एम है, 1 अपन ए पे पावर एम है, तो क्या लिखते हैं इसको? माइनस में। ऊपर लेके जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर इसको ऊपर कर दिया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? 1/3। और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो ये कितना? 0.333 आते रहेगा इंटू 10 पे पावर -9 कूलम। ये हो गया। अब बड़ा क्या होता है कि ऑप्शन जो होता है ना वो
बड़े अच्छे से सेट करता है वो। तो ऑप्शन में इसे नहीं देगा, वो ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या करेगा कि ये जो मतलब क्या, जैसे ये डेसिमल देगा, ये 3 के बाद ऑप्शन जब भी देगा वो ऑप्शन वो जब भी देगा तो ये डेसिमल को क्या करेगा, 3 के पीछे शिफ्ट करेगा। अब इसके लिए कैसे होगा, क्या करेगा कि ये ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 10 लिख सकते हैं, इसके नीचे 10 लिखेंगे। अब ये जब 10 से ये मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पीछे भागेगा, तो कितना हो जाएगा 3.333 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10 पे पावर कितना -9 अपॉन कितना 10 बच गया, इसके ऊपर पावर 1 है तो इसको भी माइनस में लेके जाएंगे तो कितना हो गया 3.33 इंटू 10 पे पावर -10। ये क्या हो गया कूलम। तो ये पूछेगा 1 ESU में कितना कूलम होता है, तो इतना कूलम होता है। ये भी कई बार पूछा है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 1 कूलम में कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 इंटू 10 पे पावर 9 स्टेट कूलम होता है। अब अगला जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि स्टेट कूलम, इसको शॉर्ट में ESU बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो डाइन ये बल का सीजीएस मात्रक हो गया, एम्पियर ये करंट का मात्रक है, वोल्ट जो हो गया ये विभव का मात्रक है, विद्युत विभव का मात्रक है, और फ्रैंकलिन हम कुछ देर पहले ही बोले थे कि ईएसयू स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवेश का बीमा क्या होता है। तो जब भी बीमा निकाला जाता है तो ये 7 आधार राशि के टर्म में ही निकाला जाता है। 7 आधार राशि जैसे हो गया द्रव्यमान, लंबाई, समय, करेंट विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण जिसका मात्रक मोल होता है। इसी के टर्म में क्या होता है कि बीमा निकाला जाता है, और ज्यादातर जो यूज होता है द्रव्यमान का, लंबाई का, करेंट का और समय का यूज होता है। अब इसमें आवेश का बीमा क्या होता है, तो इसके लिए आवेश का बीमा निकालने के लिए हम आवेश के फॉर्मूला पे जाएंगे। तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, मतलब धारा गुने समय। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और बीमा में जो टर्म यूज किया जाता है हम एक बार बता दे रहे हैं, क्लास 11th का ये टर्म है कैसे बीमा निकाला जाता है। जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, तो बीमा में क्या यूज होगा, इसका बीमा में प्रयोग किया जाएगा। तो द्रव्यमान का इंग्लिश जो होता है मास, ठीक है ना, द्रव्यमान का यहाँ पे हम लिख दे रहे अच्छे से, द्रव्यमान हो गया, ठीक है ना, इसका मात्रक हो गया ऐसे मात्रक, और यहाँ पे क्या था कि बीमा में, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होगा ये होता है केजी, इसका इंग्लिश क्या होता है मास, क्या होता है मास। तो इसका कैपिटल एम जो पहला लेटर है उस बीमा में यूज होगा कैपिटल एम। उसी प्रकार जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका जो लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, उसका कैपिटल लेटर एल। समय हो गया, इसका मात्रक सेकंड होता है, स्मॉल एस है। इसका बीमा समय का इंग्लिश टाइम, टी कैपिटल यूज किया जाएगा। और यहाँ पे जो करंट है विद्युत धारा जो होता है ये एम्पियर के नाम से रखा गया है। तो एम्पियर के नाम से रखा गया तो ये नाम से ही है, इसीलिए बीमा में कैपिटल ए का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है आवेश का Q इक्वल टू IT धारा गुने समय, इसका मात्रक एम्पियर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो बीमा कैसे लिखेंगे, तो एम्पियर के लिए तो कैपिटल ए ही लिखते हैं, समय के लिए बीमा में क्या प्रयोग किया जाता है कैपिटल टी। और इसको क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट होता है फिजिक्स में, ये जो ब्रैकेट है ये बीमा को रिप्रेजेंट करता है, ये बीमा को बताता है। मतलब क्या हो गया फाइनली, आवेश का जो बीमा हो गया, क्या हो गया आवेश का बीमा 80। 80 कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको बीमा निकालने नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कैसे बीमा अच्छे से निकाला जाएगा इसको हम सीखेंगे। किसी वस्तु को, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका, द्रव्यमान आवेशित किया जाता है तो उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई वस्तु है उसको आवेशित किया जाएगा तो द्रव्यमान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि आवेशित करने का मतलब हो गया कि उसने क्लियर नहीं किया है कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम फिर से इसको समझ रहे हैं कि जैसे एक वस्तु है, ठीक है ना, x प्लस और ये हो गया x माइनस। जब ये क्लियर कर देगा कि इसके ऊपर अगर धन आवेश है, तो धन आवेश है मतलब क्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। अगर किसी के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो अगर भाई एक इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है उतना तो घट जाएगा, मतलब कि किसी के ऊपर अगर धन आवेश आए तो उसका मतलब कि उसका द्रव्यमान घटेगा। अगर किसी के ऊपर ऋण आवेश आ रहा है, ऋण आवेश का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका उतना तो द्रव्यमान बढ़ेगा। अगर भाई हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो मेरे में बढ़ गया,
एक्स्ट्रा आ गया ना। तो अगर क्या हो रहा है कि धन आवेश आ रहा है तो इसका मतलब कि उसका द्रव्यमान घटेगा, अगर ऋण आवेश आ रहा है तो इसका मतलब कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और क्लियर जब नहीं करेगा कि क्या हो रहा है, सिर्फ बोलेगा आवेशित हो रहा है, तो इसका मतलब क्या कि द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर, बढ़ेगा तो नहीं क्योंकि आवेशित तो बोला है, तो कंफर्म तो बोला नहीं, इसीलिए ऑप्शन तो है ही नहीं क्लियर। घटने का भी चांस नहीं रहेगा, घटेगा कब, जब क्या होगा कि उसके ऊपर प्लस आएगा। और अचर का मतलब कि अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स, ठीक, कांस्टेंट का मतलब नियत, फिक्स, ठीक है ना। तो आवेशित होगा तो फिक्स तो रहने का सवाल ही नहीं होता है। तो क्या हो सकता है कि ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि इन्होंने जो टर्म का यूज किया है वो आवेशित किया है, किस प्रकार का आवेश है वो क्लियर नहीं किया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जहां तक ऑब्जेक्टिव पॉसिबल था हमने डिस्कस किया, और कोशिश करना है कि इसको अच्छे से याद रखना है। अब अगले वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि आवेशित करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। घर्षण पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे, मतलब संवहन और प्रेरण, ठीक है। अब फिर उसके बाद कूलम्ब स्लोप पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और साथ में क्या करना है कि इसको अच्छे से नोट करना है, और जितना पढ़ेंगे उसको बार बार रिवाइज करना है, तब जाके क्या होता है कि अच्छे नंबर ला सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा, धीरे धीरे नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। आज के लिए